इस वीडियो में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों का अध्ययन करने वाले हैं। आपने इससे पहले वाले वीडियो में बोहर के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ा था, जिसमें बोहर ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूम रहा होता है और उसको बाहर से ऊर्जा मिलती है, तो अपनी कक्षा को छोड़कर अपने से बड़ी वाली कक्षा में वो चला जाता है और वहां पर सिर्फ 10⁻⁻⁸ सेकंड रुककर वापस लौटने लगता है और अपने अंदर से कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है। आज इन्हीं तरंगों के उत्सर्जन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले मैं श्रेणियां बताऊं, तो आपको पिछले वीडियो में मैंने एक फार्मूला बताया था तरंग दैर्घ्य का। उस फार्मूले को जरा हम लोग रिवाइज कर लें। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, वो अपनी मूल कक्षा में है, चक्कर लगा रहा है। ये नाभिक, ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इसको बाहर से ऊर्जा मिली और ये ऊर्जा पाके चला गया अपने से बड़ी वाली कक्षा में। ठीक, अब आपको मालूम है, आपने बोहर के परमाणु मॉडल में पढ़ा था, हर एक कक्षा की ऊर्जा फिक्स होती है। हर एक कक्षा की ऊर्जा फिक्स होती है। ठीक, अब जरा देखिए, जब यहां से वापस आएगा तो कुछ तरंगों का, विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रकाश के रूप में उत्सर्जन करेगा। तो अब जो इन दोनों कक्षाओं के बीच ऊर्जा डिफरेंस है वो कितना होगा? h⁻. कितना होगा? h⁻. मान लीजिए कि ये पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में पहुंचा, पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में पहुंचा, तो E2 - E1 दो कक्षाओं के बीच का डिफरेंस किसके बराबर होगा? h⁻ के। ठीक, अब जरा इसका तरंग दैर्घ्य का फार्मूला निकालते हैं। आपने पढ़ा E2 बराबर -RHc अपॉन N2 स्क्वायर माइनस RHc अपॉन N1 स्क्वायर, h⁻ बराबर -RHc अपॉन N2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस RHc अपॉन N1 स्क्वायर। अब प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं। h⁻ बराबर RHc अपॉन N1 स्क्वायर माइनस RHc अपॉन N2 स्क्वायर। इधर से देखिए, ऊपर से कॉमन मिल जाएगा, RHc 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। ये H कैंसिल आउट हो जाएगा, C अपॉन में आ जाएगा। क्या बचा? R 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। न्यू अपॉन C को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा। 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू R 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। इस प्रकार हमें तरंग दैर्घ्य के लिए फार्मूला प्राप्त हुआ, जहां पे R क्या है? रिडबर्ग नियतांक, जिसकी वैल्यू 1.097 × 10⁷ मीटर इनवर्स है। N1 N2 क्या है? जिस कक्षा से चलना शुरू करता है उसको बोलते हैं N2, और जिस कक्षा में लौटता है उसको बोलते हैं N1। मान लीजिए ये तीसरी कक्षा से जा रहा है, N2 बराबर 3, और पहली कक्षा में जा रहा है, N1 बराबर 1। समझ में आया? जिस कक्षा से शुरू करता है वो क्या होता है? N2। जिस कक्षा में जाता है वो क्या होता है? N1। अब जरा देखिए, अगर ये तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो क्या लिखेंगे?
यहाँ पे ये हो जाएगा आपका N2, N1 तीसरी कक्षा से अगर दूसरी कक्षा में आता N1 बराबर 2 और N2 बराबर 3। इस फार्मूले से हम लोग तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए हुआ ये कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में आ रहा था तो उसमें जो अपने अंदर से विद्युत चुंबकीय तरंगे निकालता है, तो कुछ तरंगों को कुछ वैज्ञानिकों ने आइडेंटिफाई किया और उनको अपने अपने नाम के आधार पर उनको प्रदर्शित किया। जैसे सबसे पहले बामर ने किया था, तो देखिए बामर के लिए फार्मूला क्या बनता है। फिर उसके बाद लाइमन, और आपको ये समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वैसे इसके पहले वीडियो में भी ये मैंने आपको बताया है। अब जरा ध्यान से देखिए, बामर ने क्या बताया है। बामर दूसरे लाइन की तरंग दैर्ध्य होती है, दूसरे लाइन की तरंग दैर्ध्य। अब तीसरी कक्षा से आ रहा, चौथी कक्षा से आ रहा, जिस कक्षा से आ रहा उसको हम वहां पे मान लेंगे N2 के लिए। ठीक, मान लीजिए तीसरी। अब जरा देखिए बामर के लिए जो ये फार्मूला है, यहाँ पे N1 का मान बन जाएगा 2 और N का मान क्या होगा, N का मान स्टार्ट होगा 3 4 5 6 डैश डैश डैश। तो बामर अगर कहा जाए पहली लाइन की तरंग दैर्ध्य तो यहाँ N का मान 3 रखेंगे। अगर बामर की दूसरी कहा जाए उसके लिए यहाँ पर 2 रखेंगे। इस तरीके से अब आपको दिखाते हैं बामर, लाइमन, बामर, पास्चर, ब्रैकेट और फुट की सभी श्रेणियां। चलिए अब देखते हैं विभिन्न ऊर्जा स्तर। ये देखिए जो N1 बराबर 1 है ये मूल ऊर्जा स्तर कहलाता है, मूल ऊर्जा स्तर, न्यूनतम ऊर्जा स्तर। N बराबर 2 प्रथम ऊर्जा स्तर, द्वितीय ऊर्जा स्तर। अब देखिए वो ये कि कोई भी इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में चला जाए या N3 से N1 में चला जाए, N4 से N1 में चला जाए या N5 से N1 में चला जाए, कहीं से भी किसी भी कक्षा से N1 में चला जाता है तो ये जो लाइनें प्राप्त होती है इनको लाइमन श्रेणी कहा गया। क्या कहा गया? लाइमन श्रेणी। लाइमन ही क्यों कहा गया? क्योंकि इनकी खोज लाइमन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे जरा एक चीज और सीखिए। मैंने बताया था हर कक्षा की ऊर्जा फिक्स होती है। अगर इस कक्षा की ऊर्जा निकालें तो RHc/1²। अगर दूसरी कक्षा की निकालें RHc/2², RHc/3², RHc/4²। आप सीख गए होंगे कि किसी कक्षा की ऊर्जा कैसे निकालते हैं। ठीक, तो ये जो लाइनें प्राप्त हुई, जो श्रेणियां प्राप्त हुई, जो तरंग आपकी रेखाएं प्राप्त हुई, ये लाइमन श्रेणी कहलाई। अब लाइमन ने इन्हें जो कहाँ पे प्राप्त किया? पराबैंगनी भाग में, पराबैंगनी भाग में इन रेखाओं को प्राप्त किया। ठीक, अब जरा इसके लिए न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो सीखें। क्वेश्चन आता है कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे ऊर्जा स्तर से तो लाइमन श्रेणी में प्रवेश करता है, तो उसके लिए तरंग दैर्ध्य का फार्मूला क्या होगा? तीसरे से, ठीक, ये मूल ऊर्जा स्तर, प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऊर्जा स्तर। अब जरा समझिएगा, अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा 1/λ बराबर R 1/N1² माइनस N2 का स्क्वायर। अब जब कभी लाइमन श्रेणी की बात हो तो यहाँ पर N1 का मान आप कितना रखेंगे? 1। लाइमन श्रेणी की बात हो, ये पहली लाइन की तरंग दैर्ध्य है, इसीलिए यहाँ N1 का मान 1, N2 का मान यहाँ पर 2 3 4
5 डैश 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 हो सकता है। अब अगर पहली लाइन की तरंग दैर्ध्य कहा जाए तो 2 रखेंगे, दूसरी लाइन की 3 रखेंगे, तीसरी लाइन की 4 रखेंगे। क्वेश्चन में कहा गया तीसरी लाइन की तरंग दैर्ध्य, तो यहाँ n का मान कितना रखा जाएगा 4, ठीक। n2 की जगह क्या रखेंगे 4। रिडबर्ग नियतांक का मान जानते हैं आप, वैल्यू रख दीजिएगा। और तीसरी लाइन की लाइनों श्रेणी की तरंग दैर्ध्य प्राप्त होगी। अगर कहा जाए दूसरी लाइन की तरंग दैर्ध्य तो n बराबर क्या लिखेंगे 3, n बराबर कितना लिखेंगे 3। अब यहाँ n बराबर 3 रख दीजिएगा, सॉल्व कर लेंगे तो हमको तीसरी लाइन की तरंग दैर्ध्य प्राप्त होगी। ये तो था लाइनर श्रेणी। अब पढ़ते हैं हम लोग बामर श्रेणी के बारे में। बामर क्यों कहा गया, बामर वैज्ञानिक हो जाता। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से इधर आ जाए, ऊपर से दूसरी कक्षा में प्रवेश करे, ऊपर से किसी भी कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश करता है तो ये जो है ये श्रेणियां प्राप्त होती हैं, इनको कहते हैं बामर श्रेणी। क्या कहते हैं, बामर श्रेणी। और ये दृश्य भाग में प्राप्त होती है। आप जानते हो सूर्य से जो प्रकाश प्राप्त होता है उसमें सिर्फ जो धूप होती है जिससे आप प्रकाश देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, वो दृश्य भाग होता है। हम लोग दृश्य भाग ही देख सकते हैं। हम लोग अवरक्त और पराबैंगनी भाग, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट कलर प्रकाश नहीं देख सकते हैं, ठीक। ये देखिए ये पराबैंगनी भाग में था, ठीक। ये दृश्य भाग में प्राप्त हुआ जब कोई परमाणु ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु में जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में, अब ऊंचा मतलब यहाँ से हो सकता है, 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 ठीक। अब इसके लिए फार्मूला बनेगा, इसके लिए बामर श्रेणी की तरंग दैर्ध्य का फार्मूला बनेगा। चूंकि ये दूसरे लाइन की तरंग दैर्ध्य है इसीलिए यहाँ पर n1 का मान कितना होगा 2, ठीक। और n2 का मान 3, 4, 5, 6 डैश 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 लिख सकते हैं, ठीक। अब कहा गया पहली लाइन की तरंग दैर्ध्य बामर की, तो यहाँ n का मान कितना रखेंगे 3, n2 की जगह पर 3 रखिएगा। कहा जाए बामर की दूसरी लाइन की तरंग दैर्ध्य तो n2 का मान कितना रखेंगे 4। कहा जाए बामर की तीसरी लाइन की तरंग दैर्ध्य कितना रखेंगे 5। कंफर्म। अब एक चीज और सीखिए, बामर में पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी के लिए एक और चीज बताया, H अल्फा, H बीटा, H गामा और H डेल्टा, ठीक। ये इनके नाम दिए, ठीक। अगर कहा जाए H अल्फा मतलब पहली लाइन की तरंग दैर्ध्य, H बीटा दूसरी लाइन की तरंग दैर्ध्य, H गामा तीसरी लाइन की तरंग दैर्ध्य, H डेल्टा छठी लाइन की तरंग। पांचवी के लिए नाम नहीं है, पांचवी के लिए पांचवा ही बताना होगा, है ना। सबको इतने नाम कहा दिए जा सकते हैं, 4 नाम दीजिए काफी था इसके लिए। अब देखिए ये तो था बामर श्रेणी की तरंग दैर्ध्य। अब हम लोग सीखते हैं तीसरी, इसके बाद लाइमन, बामर और अब पास्चन। जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा से तीसरी कक्षा में पहुंचता है, तीसरी कक्षा में पहुंचता है, ऊंची कक्षा से तीसरी कक्षा में पहुंचता है तो ये पास्चन श्रेणी प्राप्त होती है, पास्चन श्रेणी प्राप्त होती है। अब ये तीसरी लाइन की तरंग दैर्ध्य है, तो तीसरी लाइन के लिए फार्मूला क्या बनेगा भैया बताओ। अगर आप लोग सीख गए हो तो यहाँ पे तीसरी लाइन की तरंग दैर्ध्य है, n2 का मान कितना लेंगे 3 और n2 का मान कितना हो सकता है 4, 5, 6, 7 डैश डैश डैश, ठीक। अब पास्चन के लिए पहली लाइन कहा जाए n का मान कितना रखेंगे 4, पास्चन के लिए दूसरी कहा जाए कितना रखेंगे 5,
पास्चर के लिए तीसरी कहा जाए कितना रखेंगे 6। याद रखिएगा जो अभी मैंने अल्फा बीटा गामा डेल्टा बताया वो सिर्फ बामर के लिए था। बामर में ही अल्फा बीटा गामा डेल्टा बताया जाएगा और नहीं। ठीक, अब ये कहां पे तरंगें प्राप्त हुई, रेखाएं प्राप्त हुई? ये अवरक्त भाग में, ये और इंफ्रारेड में एरिया में ये और इसके बाद की दो है वो इंफ्रारेड में प्राप्त होती हैं। ठीक, ये अल्ट्रावायलेट में, ये दृश्य प्रकाश में। ठीक, अब आगे देखिए, पहला लाइमन, दूसरा बामर, तीसरा पास्चर और चौथा ब्रैकेट से। अब जरा इसके लिए फार्मूला बनाना हो तो आप क्या बनाएंगे? मैं 2 मिनट रुक रहा हूं, आप जरा फार्मूला बनाएं, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप टैली करिएगा। बनाइए आप लोग। अब आपने जरूर फिल्म के लिए फार्मूला बना लिया होगा, टैली करिए। ये 5th नंबर की श्रेणी है, यहाँ फार्मूला बनेगा 1/λ = r 1/5 स्क्वायर और n2 का मान यहाँ पे कितना होगा भैया? यहाँ पर 6 7 8 डैश डैश डैश। ठीक, 6 है। अब कहा जाए कि पूर्ण श्रेणी की पहली लाइन की तरंगदैर्घ्य तो आप फार्मूला कितना लिखेंगे? 6। दूसरी लाइन की कहा जाए कितना लिखेंगे? 7। तीसरी लाइन के लिए कितना लिखेंगे? 8। ये खूब न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको लाइमन, बामर, पास्चर, ब्रैकेट और पूर्ण श्रेणियां समझ में आई होगी। ठीक, अगर इससे नहीं सुन में आया है तो इससे पहले का वीडियो हो सकता है शायद आपका छूट गया हो, वो जरूर आप देखिएगा तो आपको इनके बारे में और अच्छे से क्लियर होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।